पति अगर जबरन संबंध बनाता है तो उसको लेकर भी क्या कोई कानून होना चाहिए? आपका व्यक्तिगत व्यू पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ। जरूरत थी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का कानून लाने की, तो मैं तो यही कहूंगा कि अंग्रेजों का कानून चला गया। देखिए, विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है, लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी कानून ऐसे पास नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, लेकिन अब इस नए कानून में कम से कम ये बचत है कि पुलिस वाले ऐसे ही किसी को नहीं बुला सकते। आज भी मैरिटल रेप को बीएनएस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन अब इस नए कानून में पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने बिना वजह के, बिना फिजूल के बुलाया, तो पहले तो आप बुला ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने बुलाया भी तो आपके ऊपर कार्रवाई के प्रावधान है। और आप विपक्ष में बैठे हैं तो सरकार के पास पूरा मैंडेट होता है किसी भी एक्ट को पास कराने का, कि ये जो बीएनएस आया है या बाकी जो कानून चेंज हुए हैं, ये इसीलिए चेंज हुए हैं क्योंकि ये दंड पर आधारित नहीं है, ये न्याय पर आधारित है। तो अंग्रेजों के जमाने से जो कानून चलते चले आ रहे थे, अब उनमें बड़ा बदलाव किया गया है। 3 नए कानूनों की चर्चा इस समय देश भर में है। इन कानूनों में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रशासन या वकीलों का व्यू पॉइंट क्या है, इन्हीं तमाम तथ्यों को खंगालने के लिए चर्चा है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट आकाश सक्सेना। कई हालिया मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते रहते हैं। बहुत स्वागत वकील साहब इंडिया डेली पर। धन्यवाद प्रियांक जी, और सबसे पहले मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और बोलने का मौका दिया। जी, सबसे पहले तो आकाश भाई यही बताइए कि क्यों पड़ गई इन कानूनों में बदलाव की जरूरत, क्या खामियां थी इनमें, कैसे देखते हैं आप इस बदलाव को? देखिए, मेरे को लगता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, और कई बार क्या होता है जब चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं, और मैंने बड़ा सोच समझ के ये वर्ड यूज किया है, आउटडेटेड। जब चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं तो मुझे लगता है उन्हें बदल देना चाहिए। अगर आप नजर डालेंगे 1860 के इस कानून पर, जो आईपीसी था, वो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, जैसा कि अभी आपने बोला भी कि अंग्रेजों के जमाने का कानून है। तो अंग्रेजों ने, आप याद कीजिए, हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके ऊपर अत्याचार हुए थे, जिन्हें प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी, जिनको अमानवीय, और मैं अगर बोलूं कि निर्दयता का जो सामना उन्हें करना पड़ा था, उससे हम लोग कोई भी अनजान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कानून जो बनाए गए थे, दंड के आधार पर बनाए गए थे, दंड देने के आधार पर। एक मास्टर और एक स्लेव का कंसेप्ट था जो लॉर्ड मकेले ने फॉलो कराया, और कहीं ना कहीं उस आधार पर इन कानूनों को हिंदुस्तानियों के ऊपर थोप दिया गया कि वो अपनी आवाज ना उठा सके, उनकी आवाज को दबा दिया जाए। और कहीं ना कहीं उस समय उन्होंने जो पावर्स दी पुलिस को इन कानूनों के तहत, वो अनुचित थी। तो कहीं ना कहीं जरूरत थी उन सब चीजों को हटाने की, जरूरत थी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का कानून लाने की। तो मैं तो यही कहूंगा कि अंग्रेजों का कानून चला गया और स्वदेशी भारत का स्वदेशी कानून आज लागू हुआ है। देखिए आकाश जी, आप कह रहे हैं अंग्रेजों का कानून चला गया और नए कानून लाए गए, व्यवस्थित ढंग से लाए गए, लेकिन विपक्ष लगातार ये एलिगेशन लगा रहा है कि भैया बिना चर्चा किए थोप दिए गए हैं ये कानून। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? देखिए, विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है, लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी कानून ऐसे पास नहीं होता है। कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से ही ये कानून पास हुआ है। और मुझे लगता है कि कानून कई बार अच्छाइयां भी लेकर आता है अपने साथ, और कुछ खामियां भी लेकर आता है। तो आज ये कानून लागू हुआ है, आज ये कानून लागू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इसमें खामियां हैं, जो इसमें परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं वो दूर कर ली जाएंगी। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिया, हमारी गवर्नमेंट ने लिया, और ये जो भारतीय न्याय संहिता लागू की गई, और जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारा 1872 था, उसको भी हटा दिया गया, और उसकी जगह भारतीय साक्षर जो कानून आया, साक्ष्य शिक्षा सार्थकता का कानून, कहीं ना कहीं एक
बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। अच्छा, एफआईआर का प्रोसेस सब तक बड़ा पेचीदा माना जाता रहा है, लेकिन इस जी। बार जो है ऑनलाइन एफआईआर का प्रावधान लाया गया। कितनी आसानी होगी अब एफआईआर में, कैसे देखते हैं आप इस नए प्रावधान को? देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, 0 एफआईआर का प्रावधान पहले भी था। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है जो आई है। लेकिन होता क्या था कि जब भी कोई विक्टिम या कोई पीड़ित पुलिस के पास जाता था, तो पुलिस ज्यूरिडिक्शन खंगालना शुरू कर देती थी। जी। इतना आसान नहीं था किसी भी व्यक्ति के लिए जाना और एफआईआर करवा देना। लेकिन इस समस्या को बीएनएस ने दूर किया है। अब कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी जहां पे उसके साथ गलत हुआ है, उसके नियर बाय पुलिस स्टेशन में जा सकता है और नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। और अब ये मैंडेट है, ये इम्पल्शन है, कंपल्शन है पुलिस के ऊपर कि उसको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। और इसके साथ साथ जब कोई पुलिस स्टेशन उस एफआईआर को दर्ज करेगा और उसका ज्यूरिडिक्शन उसके ऊपर लागू नहीं होता, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो व्यक्ति उस एफआईआर को लिख रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जिस ज्यूरिडिक्शन में वो केस लागू होता है या जिस ज्यूरिडिक्शन का वो मैटर है वो उसको पहुंचाएगा। अगर वो 15 दिन के अंदर वहां नहीं पहुंचाता है उस मैटर को, तो उस पुलिस वाले की भी जिम्मेदारी बनेगी। और जो मैं कहता हूं कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इस नए कानून के अंदर, इस अच्छा, भारतीय न्याय संहिता के अंदर। और इस तरह की जो बातें थी कि भाई पुलिस अपनी मर्जी से कई दफे निर्दोष लोगों को उठा लेती है और कई बार निर्दोष लोगों को भी पुलिस की मनमानी के चलते सजा हो जाती है, तो इसको लेकर भी अब कई सख्त प्रावधान है। कैसे देखते हैं, डिटेल में बताएं इस नए प्रावधान को लेकर कुछ। देखिए, पहले क्या होता था कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपने पास बुला लेती थी और पुलिस के पास ये प्रावधान था कि वो सिर्फ शक के बुनियाद पर, अगर पुलिस को शक हुआ तो सिर्फ उस बुनियाद पर वो सामने वाले को बुला लेती थी और 24 घंटे के लिए अपने पास बिठा के रखती थी। उसे जाने भी नहीं दिया जाता था। अब उस व्यक्ति का चाहे उस केस से कोई लेना देना हो या ना हो, वो व्यक्ति बुला लिया जाता था और परेशान किया जाता था। लेकिन अब इस नए कानून में कम से कम ये बचत है कि पुलिस वाले ऐसे ही किसी को नहीं बुला सकते। पहले होता क्या था, पुलिस ने बुला लिया, उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें तो इन्हें विटनेस के रूप में बुलाया है, हमने तो इनको एक्यूज्ड बोला ही नहीं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो पूरी तरीके से परेशान हो जाता था। उसको समझ ही नहीं आता था कि वो अपराधी है या नहीं है। वो बुलाया जाता था, अपराधी की तरह बिठा लिया जाता था, उसको परेशानियां भी झेलनी पड़ती थी, उसको कई तरीके की समस्याएं भी उठानी पड़ती थी, चक्कर लगाने थाने के। लेकिन अब इस नए कानून में पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने बिना वजह के, बिना फिजूल के बुलाया, तो पहले तो आप बुला ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने बुलाया भी तो आपके ऊपर कार्रवाई के प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छा कदम, एक अच्छी दिशा की ओर हमारी न्याय व्यवस्था जा रही है। और धीरे धीरे एक चीज इसमें और मैं अगर ऐड करूं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस की अगर अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है तो वो समाज की एक अच्छी बात है। हर व्यक्ति कानून जानता है या हर व्यक्ति कानून का पहरेदार है या हर व्यक्ति कानून पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज उन लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है जिन लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर लगाम लगी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आईपीसी जो 1860 था उसमें पुलिस को ज्यादा पावर्स दी गई थी और जो हमारा बीएनएस है उसमें पुलिस को मुझे लगता है कम ताकतें दी गई हैं। लेकिन हाँ, पुलिस का ज्यूरिडिक्शन काफी स्ट्रॉन्ग किया गया है। पुलिस को काफी ताकतें दी गई हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सकें, केस के फैसले जल्दी लाए जाएं, केस के ऊपर कार्रवाई अच्छी से हो, एफआईआर जल्दी से की जा सके, जो पीड़ित है उस पीड़ित को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, उसकी सुनवाई हो सके। तो मुझे लगता है बीएनएस एक अच्छा कदम है इन सबको दूर करने के लिए, जो समस्याएं पहले हुआ करती थी आईपीसी के अंदर। ठीक है, लेकिन एक दिलचस्प फैक्टर इस नए कानून का मैं ये भी देख रहा था, मैरिटल रेप को जो प्रावधान है, मैरिटल रेप को लेकर इस तरह की बातें हैं, इस तरह का प्रावधान है जो कि 18 साल से
अगर ऊपर की महिला है, 18 साल की ऊपर की शादीशुदा महिला के साथ अगर पति ने जबरन या इच्छा के मुताबिक, इच्छा के खिलाफ जाकर सेक्स संबंध बनाए, यौन संबंध बनाए, तो उस पर कोई सजा लागू नहीं होती है, बेशर्ते वो 18 साल से कम ना हो। 18 साल से अगर कम है तब आप उसकी इच्छा के मुताबिक उससे संबंध, यौन संबंध नहीं बना सकते। लेकिन अगर 18 साल के ऊपर है और आपकी पत्नी है, आपने उससे यौन संबंध बनाए, तो उसे मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। ये प्रावधान है जो लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा खींच रहा है। कैसे देखते हैं इस नए देखिए कानून? देखिए प्रियांक जी, इसमें एक बड़ी पहेली है और मैं आपको ये बता दूं कि आईपीसी के अंदर भी, आईपीसी के अंदर यानी कि जो कानून हट गया है उसके अंदर भी आप मैरिटल रेप को कहीं से भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। हाँ, बस उसमें यह प्रावधान था कि अगर 15 साल की उम्र है आपकी वाइफ की और आप उससे उसकी मर्जी के बिना कोई भी सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो उसको रेप माना जाएगा। लेकिन मैरिटल रेप जैसा कोई शब्द आईपीसी में लेकिन भी नहीं था और उसे भी अब बीएनएस खत्म में भी करने नहीं। की बात है, उसे भी अब खत्म करने की बात है। जी जी जी, देखिए देखिए मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। सिर्फ उम्र को बढ़ाया गया है, बीएनएस में भी सिर्फ उम्र को बढ़ाया गया है और 15 साल से बढ़ाकर उसे 18 साल कर दिया गया है। यानी कि आज भी मैरिटल रेप को बीएनएस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन आप खुद समझिए ना, आप एक चीज देखिए, ये पति और पत्नी का एक पर्सनल मैटर है, एक प्राइवेट मैटर है। अब अगर आप इस प्राइवेट मैटर को भी ऑफेंसिव कैटेगरी में ले आएंगे, फिर तो मुझे लगता है कि जो आज डिवोर्स के मामलों का हाल है, कल को रेप के मामलों का हाल भी वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि फिर कोई भी वाइफ अपने पति के ऊपर डाइवोर्स का मैटर करेगी ही नहीं, वो तो सीधे रेप का चार्ज लगाएगी क्योंकि एक सीवियर क्राइम है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक पर्सनल एक्ट है। और दूसरी चीज, कोई भी पर्सनल एक्ट अगर किया गया है तो उसकी कंसेंट को कोर्ट में साबित करना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि कंसेंट सहमतियां पति और पत्नी के बीच की बात है। तो इसीलिए मैरिटल रेप को लेकर कोई भी रिकॉग्निशन प्रोविजन बीएनएस में भी नहीं दिया गया है। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं आपको, अगर कोई मामला दर्ज कराना चाहे तो वो रेप की कैटेगरी में उसको दर्ज करा सकता है। लेकिन इसमें जो बहुत ज्यादा गौर काबिल चीज है, तथ्य जो सबसे जी ज्यादा लोगों को अटक रहा है, जी अगर 18 साल के ऊपर की महिला है, वो नहीं चाहती है संबंध बनाना, अगर मैं खुलकर बात जी करूं, जी। और पति अगर जबरन संबंध बनाता है, तो उसको लेकर भी क्या कोई कानून होना चाहिए? आपका व्यक्तिगत व्यू पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर मेरा व्यक्तिगत मत आप जानेंगे तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेप का प्रावधान तो हमारे दोनों कानूनों में था और आईपीसी में भी था और इसमें भी है, बीएनएस में। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी के कंसेंट के अगेंस्ट जाके कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो शुरू से ही ऑफेंसिव है। लेकिन मुझे ये लगता है, अगर आप मुझसे पर्सनल इस चीज को पूछें, तो कहीं ना कहीं इस पे अगर कुछ और सोचा जाता या समझा जाता तो इसमें और चीजें हो सकती थी और चीजों को अच्छा बनाया जा सकता था, बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट की या सरकार की जो मनीषा रहती है, जब भी वो फैमिली मैटर्स को डील करती है, तो दोनों को ये लगता है कि भाई ये आपका आपसी मतलब मसला है और इस आपसी मसले को आप अपने घर में सुलझाएं, आपको कोर्ट में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए कई बार कुछ कानून इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं कि भाई उनका इम्पैक्ट क्या होगा, उनका असर क्या होगा, समाज में मैसेज क्या जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप हस्बैंड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हस्बैंड को आप रिस्ट्रेन करते हैं उसके राइट से, तो कहीं ना कहीं ये चीज अनुचित मानी जाएगी। इसलिए उस चीज को लेके कहीं भी कोई प्रावधान दिया नहीं गया बीएनएस के ऊपर। जितना राइट एक वाइफ का है उतना ही राइट एक हस्बैंड का भी है। दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रावधान आपके मुताबिक ऐसा ऐसा लॉ देखिए होना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि ये एक पारिवारिक मसला है और मुझे नहीं लगता कि मैरिटल रेप
को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं से भी जो हमारा कल्चर है उसके ऊपर एक तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके का पति पत्नी का एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है, दोनों को सोलमेट बोला जाता है, ठीक है, मेड फॉर ईच अदर बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये उन सब बातों पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, लेकिन हाँ, मैं आपको फिर ये बात बोल दूं कि कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है, कुछ अगेंस्ट कंसेंट किया जाता है, तो उसके लिए प्रावधान है रेप का। तो मुझे लगता है जब ऑलरेडी कोई चीज एग्जिस्ट करती है लॉ में, तो फिर उसको अलग से लाने का तो मुझे लगता नहीं है कि कोई उसमें समझदारी है। अच्छा आकाश जी, ये तमाम अलग अलग जो कानून है, इस तरह के भी तमाम अधिवक्ता इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि कुछ कबीले ऐसे हैं जिन पर ये कानून नहीं लागू होता है। बहुत जी, से ऐसे कबीले हैं जो जिनकी परंपरा या उनका जो नियम पद्धति है वो अपने जी। मुताबिक चलती है। क्या ये जो 3 नए कानून है उन कबीलों पर लागू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, ये जो आपने मुझसे सवाल किया वैसे बहुत अच्छा प्रश्न है ये, लेकिन ये हम्म, चीजें हमारी जुड़ी हुई हैं प्रथाओं से, क्योंकि सब कुछ हम्म, चीजें अगर आप देखेंगे तो एंशियंट टाइम में कानून जो किया होता था वो हमारी व्यवस्थाओं पे चलता था। नियम जो बनाए जाते थे वो हमारे समाज को देखते हुए बनाए जाते थे। राजा के नियम हो, कानून हो, या कोई भी रेगुलेशंस जो बनाई जाती थी वो समुदायों को ध्यान में रख के बनाई जाती थी कि क्या उन समुदाय से उनका कोई हनन तो नहीं हो रहा कानूनों से, या हम्म, ऐसे कोई कानून ना बनाए जाएं जो हमारे समाज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दें, हस्तक्षेप लगाएं। हम्म, तो कुछ चीजें ऐसी थी आजादी से पहले भी, या आप इन्हें ऐसे मान सकते हैं कि हमारे एंशियंट पीरियड से, राजा महाराजाओं के समय से कुछ चीजें ऐसी थी जिनको कानून के दायरे में लाना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि अगर उनको कानून के दायरे में लाया जाता तो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ सकती थी। तो उन सामाजिक व्यवस्थाओं को ना बिगाड़ा जाए, वो ज्यों की त्यों रहे, क्योंकि देखिए व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को भी दर्शाता है। तो अच्छा बार बार अगर मैं फिर नहीं, मैं ये जानना जी, चाहता हूँ आकाश जी कि क्या ये जो 3 नए लॉ हैं उन कबीलों पर अब लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखिए कबीलों पर ज्यों के त्यों ही चीजें हैं। जो कुछ कबीले एग्जम्प्टेड रहते हैं हमेशा, जिनके ऊपर अपने कानून लागू होते हैं, आज भी वो उसी तरीके से चलेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई समर्थन की बात इन कानूनों की। विरोध भी बहुत हो रहा है इन कानूनों का। कांग्रेस के नेता है अश्विनी कुमार, उनका अगर कोट पढ़ें तो उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने इन कानूनों को संसद में लाने के लिए जल्दबाजी की और जिस तरह से इसे लागू किया, वो लोकतंत्र के लिए वांछित नहीं है। इन कानूनों पर ना तो संसद समिति में पर्याप्त रूप से चर्चा की गई और ना ही सदन में किसी व्यापक रूप से चर्चा हुई। यहाँ तक कि हितधारकों के साथ भी कोई परामर्श नहीं किया गया। कांग्रेस नेता है अश्विनी कुमार, उनका कोट है ये। देखिए, मैं ये बोलूंगा आपको इस बारे में कि ये अश्वनी कुमार जी का एक अपना पर्सनल मत है। हम्म, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर व्यक्ति को यहाँ पे बोलने का अधिकार है। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है तो मुझे लगता है उनका जो मत है वो भी ठीक है, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि ये बिना एक्ट चर्चा किए वो बाकायदा थोप दिया पार्लियामेंट गया। में, नहीं थोप, देखिए थोपना नहीं होता। देख आप इस चीज को समझिए, अगर एक सरकार है और आप विपक्ष में बैठे हैं, तो हम्म, सरकार के पास पूरा मैंडेट होता है किसी भी एक्ट को पास कराने का, और हम्म, ऐसे ही कोई भी एक्ट पास नहीं हो जाता है। पार्लियामेंट में बकायदा पास कराने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट साहिबा उस पे अप्रूवल दिया होगा तभी वो जाके पास हुआ है। तो इसीलिए इसको ये कहना कि थोप दिया गया है, मुझे लगता है कि ये भाषा उचित नहीं है, क्योंकि इस लोकतंत्र में कोई भी चीज किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती, लेकिन एक न्याय व्यवस्था है जिसको हम्म। बने रहना चाहिए। वरना जो ये समाज है या जो ये सोसाइटी है, ये तो जंगल में बदल जाएगी। फिर तो जिसको जो मन करेगा वो उस हिसाब से करेगा, जिसके पास ताकत होगी वो इस जंगल का राजा होगा। ठीक है, ये तो इसलिए मुझे लगता है पॉलिटिकल ओपिनियन, ये तो उनका पॉलिटिकल ओपिनियन हो गया। कुछ वकील हैं, सुमित गहलोत हैं, फिर लीगल जी, एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर के वकील हैं, अधिवक्ता हैं। उनका जी, वक्तव्य है इस नए कानून को लेकर कि नए आपराधिक कानूनों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी जांच और संतुलन के असीमित अधिकार दे दिए गए हैं।
सुरक्षा उपायों और सुरक्षा प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसका दुरुपयोग होने की संभावना है। नए आपराधिक कानूनों के तहत नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी हो सकता है, ऐसा दावा है। एडवोकेट सुमित गहलोत कहते हैं ये। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बात बोली कि हर व्यक्ति का एक अपना मत है, और अगर कोई व्यक्ति अपना मत रख रहा है तो मुझे लगता है उसका मत भी सही है। हम किसी नहीं, को ये नहीं मैं बोल सकते चाहता हूँ कि आप नागरिक सामने वाला गलत स्वतंत्रता बोल के रहा है या उल्लंघन, सही बोल रहा है। आकाश लेकिन जी, मैं चाहता हूँ ये नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की जो बार बार बात निकल के सामने आ रही है, मैं देखिए, चाहता इसको हूँ ऐसे आप समझिए आप। उस पर देखिए प्रकाश देखिए डालें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक उदाहरण से इस चीज को ऐसे समझिए। आपने एक पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजा। हम्म, अब डॉक्टर उसका इलाज जब करेगा हम्म, तो क्या वो छोटी छोटी बात के लिए किसी से हम्म, परमिशन लेगा, या उसको जो उस समय सही लगेगा वो करेगा? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे लेटा है या आईसीयू में है और डॉक्टर हर एक चीज के लिए कि मेरे को ये नाइफ लेना है या नहीं, मुझे ये सीजर इस्तेमाल करनी है या नहीं, मैं इस स्टिच को यहाँ पे लगाऊं या नहीं, मुझे हम्म, कितना एनेस्थीसिया देना है या नहीं, ये हम्म, सारे डिसीजंस उस डॉक्टर को उस समय लेने हैं जिस समय वो उस पेशेंट का इलाज कर रहा है। हम्म, इसी तरीके से सपोज अगर कोई कंप्लेंट या कोई हम्म, विक्टिम किसी, हम्म, आप ऐसे समझ लीजिए, किसी पुलिस के पास जाता है या किसी अदर एजेंसीज के पास जाता है, जुडिशियल एजेंसीज के पास जाता है, तो हम्म, उनका फर्ज है उसको रिलीफ देना, उस हम्म, विक्टिम की प्रॉब्लम्स को दूर करना। और मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि ये जो बीएनएस आया है या बाकी जो कानून चेंज हुए हैं, ये इसीलिए चेंज हुए हैं क्योंकि ये दंड पर आधारित नहीं है, ये न्याय पर आधारित है। यानी कि हम्म, अंग्रेजों का जो शासन था तो दंड मिला करता था हिंदुस्तानियों को, और आज तक हम उसी चीज को फॉलो करते आए हैं लगभग लगभग। लेकिन आज इस चीज को पूरी तरीके से बदल दिया गया, और जो आधार बनाया गया है बीएनएस का, वो आधार यही बनाया गया है कि हमें न्याय देना है। तो अगर आपको न्याय देना है या न्याय चाहिए या कार्रवाई करनी है, कोई चीज करनी है, तो सामने वाली जो अथॉरिटीज हैं, जिन्हें आपने बोला कि भाई किन अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स दे दिए गए हैं या बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है काम करने के लिए ये चीजें जरूरी भी हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज के लिए किसी से अगर आप जिस तरह पूछेंगे तो डिले बहुत हो जाएगा। फिर आप जो ये जिस टाइम तरह बाउंड, जिस तरह किरण बेदी जी का वक्तव्य था कि नए कानून जब बनते हैं, अच्छे बदलाव होते हैं, तो चंद लोगों को तकलीफ होना लाजमी है, जी जी उसी जी, तरह की बात। देखिए 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 बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैंने कहा ना, मत है ये, कोई इस लॉ के फेवर में आएगा, कोई इस लॉ के अगेंस्ट में आएगा, लेकिन एक चीज जो देखनी है वो ये देखनी है कि भाई हमारा कानून आश्रित किस पे है। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको, हमारा कानून जो आश्रित होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर आश्रित होता है। मतलब जो उसका बेस है, आधारशिला है, वो जस्टिस है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जस्टिस मिलनी ही चाहिए। और जब आप क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस की बात की जाती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसने क्राइम किया है और जिसके ऊपर क्राइम हुआ है, दोनों के समान अधिकार हैं, दोनों की समान राइट्स हैं, और दोनों के राइट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कन्विक्ट के राइट्स को नहीं समझेंगे, एक्यूज के राइट को नहीं समझेंगे, तो आप विक्टिम के राइट्स को भी समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे एक चीज और इसमें ऐड करनी होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिस बेस को लेकर हमारे सारे कानून बनाए जाते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, हम्म, सारे ही आर्टिकल कहीं ना कहीं हमें एक चीज की ओर इशारा करते हैं, वो है हमारी लिबर्टी, हमारी फ्रीडम। और लिबर्टी और फ्रीडम दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश के, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बात करता हूं पूरे संसार की। पूरे संसार में अगर किसी भी मानव को आप फ्रीडम ना दें, उसे लिबर्टी ना दें, उसे बोलने का अधिकार ना दें, उसे जीने का अधिकार ना दें, तो आपको लगता है कि उसका जीवन कितना दुर्भर हो जाएगा? तो हम्म, इसी प्रकार जी, इसी प्रकार हमारे हमारे संविधान ने ये सारे अधिकार दिए हैं, ये सारे गोल्डन रूल्स हैं एक तरीके से हमारे अधिकार के और हमारे संविधान के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन सब बातों का ध्यान रखना, ख्याल रखना बहुत जरूरी था।
और कहीं ना कहीं इस न्याय प्रणाली में उन चीजों को भी ध्यान रखा गया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से इन सब चीजों पे ध्यान रखा गया है, लेकिन आगे जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा, चीजें आगे जाएंगी, इन व्यवस्थाओं में सुधार आएगा, इन कमियों में सुधार आएगा, और आप देखिएगा कि जिस ओर ये चीज अग्रसर हुई है, कहीं ना कहीं मैं फिर से बोलूंगा कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छा कदम है हमारी सरकार के द्वारा, और हम सब लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए। एक फाइनल कमेंट, एक वक्तव्य पर और आपका लेना चाहूंगा। ऐश्वर्या कौशिक हैं, अधिवक्ता हैं, जी कहती हैं जी राजनीतिक दल और कानूनी पेशेवर दो मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। दिसंबर 2023 जी में संसद में 3 विधेयकों को पारित करने में प्रक्रियागत अनियमितताएं और उनके व्यापक निहितार्थ। कानून से जुड़े लोगों को डर है कि इन बदलावों से मुकदमेबाजी बढ़ सकती है, क्योंकि नए कानूनों के तहत मौजूदा मामलों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे न्यायपालिका के लंबित जो मामले हैं उनमें वृद्धि होगी, उनमें इजाफा होगा। ऐसा कह रही वकील साहिबा। देखिए, ये बात तो वकील साहब ने बोली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम अगर ये कानून लाए हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा नहीं, और मैं लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जब तक कानून व्यवस्थाएं, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा नहीं, तब तक आप न्याय प्रणालियों को तेजी से नहीं चला सकते। आपने कोई चीज बोली, आपने एक चीज बोली कि भाई अगर कोई आपने डिसीजन दे दिया, तो उस डिसीजन को आप सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन 45 दिन के अंदर अंदर ट्रायल खत्म होने के बाद आपको जजमेंट देना ही होगा। अब इस चीज के लिए आपको करना क्या होगा? देखिए, हम भी जानते हैं कि आज हमारे न्यायालयों के अंदर कितने कितने केसेस लटके हुए हैं, कितनी मात्रा में केसेस हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जजेस भी ओवरबर्डन हैं। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो अगर हम किसी कानून को लागू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसके लिए व्यवस्था बनाना सबसे प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, और हमें लगता है कि हम इस ओर अग्रसर हो रहे हैं, और धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा भी जाएगा। और दूसरी जो आपने बात कही ना तेजी की, देखिए मैं एक चीज बताता हूं। निर्भया जो केस हुआ था 2012 के अंदर, 2013 में ट्रायल स्टार्ट हुआ, और न्याय व्यवस्था के अचल और ढीलेपन की वजह से 2022 तक ये चीज चलती रही। अब इतना लंबा समय लग गया निर्भया को इंसाफ मिलने के लिए, तो आप देखिए कितना लचर व्यवस्था है हमारी, कितनी लचर व्यवस्था है। अब इस लचर व्यवस्था को अगर आप सुधारेंगे नहीं, तो आज भी आप ये मानकर चलिए कि आप समस्याओं में घिरे रहेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपको चीजों को सुधारने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की जरूरत है, न्यायपालिकाओं को सुदृढ़ होने की जरूरत है, क्योंकि जब न्यायपालिकाएं बढ़ेंगी, हमारे जजेस बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर बर्डन भी कम होगा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, जो आने वाले समय में स्पीडी ट्रायल को और ज्यादा स्पीड देंगी, और ज्यादा गति प्रदान करेंगी। और एक चीज मैं और इसमें बोलना चाहूंगा कि जब निर्भया का मैटर हुआ था, तो मुझे लगता है जो जस्टिस वर्मा कमेटी थी, उनकी काफी सारी रिकमेंडेशंस थी। उन रिकमेंडेशंस को फॉलो भी किया गया, उनको माना भी गया, और कहीं ना कहीं उन रिकमेंडेशंस ने स्पीडी ट्रायल, जबकि मैं इसको स्पीडी ट्रायल नहीं बोलूंगा क्योंकि इसको काफी समय लग गया, कई साल लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर उस दिशा में सही कार्य नहीं किया होता, तो आज भी हम वो मुझे लगता है डिसीजन नहीं ला पाते जो डिसीजन निर्भया केस में आया। ठीक है, तमाम बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे, जो कि आपने दूर किए इस चर्चा के जरिए। बहुत शुक्रिया आकाश जी, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, तमाम सवालों पर बेबाकी के साथ बात करने के लिए। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद प्रियांक जी, और मैं फिर से एक बार आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बहुमूल्य समय अपना निकाला,
और अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। जी, शुक्रिया।